देखो बच्चों, आज हम लोग हमारी हाँ बच्चों बोलो। आज की जो हमारी क्लास है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में हमारी कितनी कितनी वर्किंग पॉपुलेशन काम कर रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ लिखा भी है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sector of the economy। यानी कि आपका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि आपके पास पूरे आपके पूरे देश में जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कितना-कितना किस-किस सेक्टर में एलोकेट हैं। प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने काम कर रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तीनों सेक्टर्स को हम लोग एक बार देख भी रहे हैं। आपके पास यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा, ये वाला पाई चार्ट। तो इसमें शॉर्ट में आपको ये समझ आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग एंगेज हैं। सेकेंडरी सेक्टर में केवल 10.1% लोग एंगेज हैं और टर्शियरी सेक्टर में 17.2% लोग जो हैं वो एंगेज हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग हमारे डिपेंड करते हैं। ये कब के डेटा है? ये डेटा है बेटा 1951 के। क्योंकि हमारे पास 1947 के डेटा अवेलेबल नहीं थे। इसलिए हमने 1951 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया ना, तब से लेके डेटा हमारे पास है। ठीक है? तो 1950 ये हम लोग काउंट यही करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। बिकॉज़ हमारे पास 1947-48 के डेटा तो है नहीं। तो 1951 से जब से हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। अभी 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो सेकंड चैप्टर होगा, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि 1951 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारा ज़्यादातर पॉपुलेशन जो था वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था। प्राइमरी सेक्टर में भी क्या-क्या सेक्टर्स हैं पूरा-पूरा आपको बताया जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर में जनरली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन और माइनिंग वर्क आता था, माइनिंग वर्क। ठीक है? तो आपको ये चीज़ को समझना है कि किस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर में कितने लोग एंगेज। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में 50% जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन 1951 में थी, उसका आधा 50% तो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता था। उसमें से एग्रीकल्चर लेबर कितने थे? लगभग 20% के आसपास एग्रीकल्चरल लेबर थी। और ये फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये छोटा-मोटा काम और जो करते थे, ये 2.4% लोग थे। ये भी फार्मिंग में ही आता है, ये फार्मिंग की अलाइड सर्विसेज़ हैं, ठीक है? मतलब फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई और सर्विसेज़। और माइनिंग में 0.06% लोग काम करते थे, एंगेज थे। तो आपको ये चीज़ देखने से दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन का जो हिस्सा था, वो कहाँ पे था? वो सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से बिलॉन्ग करता था, ठीक है? इसके बाद आपने देखा सेकेंडरी सेक्टर में, जो दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती है और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना आता था। तो इसमें स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लगभग 9% के आसपास वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में केवल 1.1% एंगेज था। तो टोटल जो सेकेंडरी सेक्टर का था वो 10.1% पॉपुलेशन इस सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज करती है। सेकेंडरी सेक्टर में छोटे-मोटे स्केल जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है ना, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ठीक है? और नेचुरल रिसोर्सेज़ को एक्सट्रैक्ट करना प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी हम ज़मीन में खेती-बाड़ी करते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चरल लेबर आते हैं, ये फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, ये सब हमें नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम जो प्राइमरी सेक्टर को यूज़ करके और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर आपके पास 10.1% वर्किंग पॉपुलेशन का एंगेज था सेकेंडरी सेक्टर में। फिर है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर टोटल 17.2% लोग इसमें एंगेज थे, ठीक है? अब 17.2% कैसे? ट्रेड और कॉमर्स में 5.2%, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज में 1.4% और इसके अलावा कोई और सर्विसेज थी उसमें 10.6%। ये टर्शियरी सेक्टर टोटल सर्विसेज सेक्टर माना जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था बीएसटी का 11th क्लास में, जहाँ हम पढ़ते थे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वर्ड को। वो वाला सारा टर्शियरी सेक्टर होता है। वहाँ पे भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ देखी थी ना, वही वाली चीज़ है ये। तो लगभग 17% आपकी वर्किंग पॉपुलेशन का टर्शियरी सेक्टर में एंगेज था। कुल मिलाकर के इस तरीके से 100% पॉपुलेशन आपकी एंगेज थी। अब इसके बाद ये आपको ये जो आपने ये वाला जो आपने पूरा टेबल देखा है ना, इसी टेबल के बेसिस पे पूरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है, अभी जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसके।
तो देखिए ज़रा, इसने एक-एक पॉइंट को, प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, टर्शियरी सेक्टर को डिफाइन नहीं करके इसने अलग-अलग चीज़ों को डिफाइन किया है कि जैसे एग्रीकल्चर का क्या स्ट्रक्चर था दैट टाइम पे। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे वैसे तो पहले भी। इसमें देखिए क्या लिखा है इसने, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। 1951 के टाइम पे लोगों का सबसे मेन सोर्स जो था ना ऑक्यूपेशन का, वो एग्रीकल्चर था। ठीक है? On the eve of independence, about 72.7% of working population was engaged in agriculture। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगभग 72.7 यानी 73% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर से एंगेज थी, मतलब एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। फिर आगे लिखा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज। हमारे इंडिया में तो आप देखोगे 73% के आसपास लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब ये जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन एंगेज होती है। एक एग्जांपल के तौर पे जो इंग्लैंड और अमेरिका है, उसमें केवल उनकी वर्किंग पॉपुलेशन का 2% लोग ही एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। जापान है, उसमें 12% लोग एंगेज होते हैं। जर्मनी में 4% लोग एंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उस 1951 के टाइम की बात बता रहे हैं हम। तो ये इस देखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ये सबसे ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। अगर किसी भी आप डेवलप्ड नेशन को देखोगे ना, उस डेवलप्ड नेशन में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो सेक्टर होगा, वो सेक्टर होगा आपका टर्शियरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। और फिर सेकेंडरी, मतलब ये दोनों सेक्टर्स ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल डेवलप होने चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा, मतलब प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एंगेज थे, जो कि बहुत खराब होती है बात। ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा दिस एस्टैब्लिश बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बैकवर्डनेस शो करता है कि हम कितना पिछड़े हुए लोग थे। ठीक है? सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रीज जो हमारी इनसिग्निफिकेंट सोर्स थी, मतलब एक बहुत अच्छा सोर्स होना चाहिए जिसे उसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था उस टाइम पे। On the eve of independence, barely 9% of the working population in India was engaged in manufacturing industries। ये बता रहा है केवल 9% के आसपास की पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और माइनिंग में काम कर रही थी। अब बता रहा है, देखना इंडिया में तो केवल 9-10% के आसपास की पॉपुलेशन थी, लेकिन अगर आप देखोगे यूएसए में 32%, 42% इंग्लैंड में, 39% जापान में, ये सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज लोग थे उस टाइम पे। और ये भी हमें बताता है कि हम कितने बैकवर्ड है, इंडियन इकोनॉमी हमारी उस टाइम कितनी बैकवर्ड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में बहुत कम ऑक्यूपेशन था, बहुत कम लोग सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े होते थे। आप मुझसे पूछोगे सर इसका रीजन क्या था? बेटा रीजन बहुत सिंपल सा है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा था नहीं हमारे पास उस टाइम पे। और डेवलप्ड नेशंस के पास पैसा था, उनकी काफी अच्छी इंडस्ट्रीज चल रही थी। आई बात समझ में? फिर तीसरा पॉइंट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो तीनों सेक्टर डेवलप थे वो बैलेंस नहीं था उनमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। अभी आपने देखा 73% के आसपास लगभग प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में करीबन 10%, और जो टर्शियरी सेक्टर था उसमें करीबन 17% के आसपास के लोग जो है वो एंगेज थे। तो ये बताता है कि ये जो टेबल है वो अनबैलेंस बताती है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो थी वो अनबैलेंस थी। ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। ग्रोथ कब कही जाएगी कि बैलेंस ग्रोथ हो रही है आपकी इकोनॉमी में? जब ये तीनों सेक्टर को बराबर डेवलप किया जाता है। ठीक है? आगे बताए, आगे लिखा है हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। और इंडिया में जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है ये अपने स्टार्टिंग वाली स्टेज पे ही रहे, ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए। तो फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, जो हम लोग कभी पूरे चैप्टर में यही रामायण गा रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पहले से मतलब 1951 के टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। हम बस उसके रीजंस बताए जा रहे हैं। अब ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है ये आपको अपने आप पढ़ना है। ये जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इसका समरी है ये। और लास्ट टॉपिक हमारा कल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए अपना पूरा चैप्टर। कल थोड़ी लंबी क्लास रख लेंगे, ठीक है? वो 8 बजे फिक्स स्टार्ट करके 8:45 पे खत्म कर देंगे अकाउंट्स की, और 8:45 पे जस्ट हम लोग ये वाली क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो आज के क्लास में सिर्फ इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। किसी बच्चे को और कोई डाउट इसी में तो बता दीजिए अब।